स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म, और अर्थ मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था एंगल ऑफ टिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे उसी चैप्टर के अगले टॉपिक की, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक बिहेवियर, पुट द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ substances on the basis of their magnetic behavior। ठीक है, तो जनरली ये देखा गया बेटा कि जो भी सब्सटेंस हो, यानी सारे सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्लियर? इन ऑल द सब्सटेंसेस magnetic properties are found, and so the substances are categorized or classified into three types on the basis of their magnetic behavior। So पहले लिखेंगे all substances shows magnetic properties, so substances are classified into three types। कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया? तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया, और उनका क्लासिफिकेशन इस टाइप से है। एक हमारा पहला जो आता है डायामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकेंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड थर्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो हमने ये बताया कि सारे सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको थ्री टाइप से कैटेगराइज किया गया। और थ्री टाइप कैटेगराइज्ड ये हैं, एक है डायामैग्नेटिज्म, सेकंड है पैरामैग्नेटिज्म, एंड थर्ड है फेरोमैग्नेटिज्म। वैसे तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये टॉपिक रिमूव हो गया, यानी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। ठीक है, बट अगर हमें आगे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो इसको जानना जरूरी है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ाएंगे, बस केवल इनके बारे में बताएंगे क्या है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर वो क्या होती हैं, फीबली अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। यानी इस कहने का मतलब है वो फीबली रिपल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं। ठीक है ना, वो हमारे हो जाएंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है? अब हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। दीज आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच फीबली अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, जो हल्का सा क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये क्या होती है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, लाइक आयरन। हम लोग देखते हैं आयरन थोड़ा
पास ले जाते हैं वो स्ट्रांगली क्या होता है, अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द मैग्नेट। इसके अलावा निकल, तो ये एग्जांपल्स हैं। तो हम पढ़ते हैं और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर द फर्स्ट हेडिंग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। फर्स्ट हेडिंग डायामैग्नेटिक substance. Simply, these are those substance which are feebly magnetized opposite to the direction of magnetic field, external magnetic field, external magnetic field। क्लियर है? यानी ये सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, फीबली रिपेल करेंगे। ठीक है ना? इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जिंक, बिस्मथ, कॉपर। एग्जांपल्स जिंक, बिस्मथ, कॉपर, और हमारे हैं सिल्वर, गोल्ड, वाटर, प्लम्बम एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड है हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये क्या होते हैं, फीबली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो these are those substances which are feebly attract towards the external magnetic field। ओके, ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स बहुत हल्के से, धीरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे एल्युमिनियम, प्लैटिनम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, प्लैटिनम, मैग्नीज एंड कॉपर क्लोराइड एक्सेट्रा। और हम थर्ड बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरो मैग्नेटिक substance। So simply these are those substances which are strongly attract towards these are those substances which are strongly magnetized or attracted। ठीक है, magnetized towards
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। नोट डाउन इट फास्ट। फिर हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। यस, अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें हमारी पहली हेडिंग होगी मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। Put the heading magnetic induction। अभी तक की हम B से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड को, वही क्या है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है, वो इंटेंसिटी नहीं है। समझ में आई बात? यानी जो B होता है हमारा वो होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। होता क्या है समझ लीजिए। सिंपली जब किसी हम सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख देते हैं, ठीक है, तो उस सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज हो जाती हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसी टाइप से जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होता है उसे हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से समझ लीजिए, सपोज दैट आपने आयरन लिया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक मैग्नेट के पास रख दिया। आफ्टर सम टाइम उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इस टाइप से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसे हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। तो लिख लेते हैं, when a piece of any magnetic substance, when a piece of any substance placed in external magnetic field, external magnetic field, the substance become magnetized, the substance become magnetized, the magnetism so produced, the magnetism so produced is called induced magnetism, and phenomenon is called magnetic induction। मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? बात समझ में आ गई?
यानी कोई पीस, कोई सब्सटेंस हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस मैग्नेटिज्म, और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ बी हम अभी तक की पढ़ते आए हैं, एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। अदर यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दूसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो होती है गॉस, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट से। और नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। सेकेंड हीडिंग है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसको हम डिनोट करेंगे आई से, इसे डिनोट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, आई से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो सिंपली बेटा किसी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी जैसे कोई सब्सटेंस है, आयरन है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो सिंपली इट इज डिफाइंड एज the ratio of it is defined as the magnetic moment per unit volume। ठीक है, and denoted by I। किससे डिनोट करेंगे, I से डिनोट करेंगे, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये। ठीक है, अगर हम मोमेंट की बात करें तो m इज इक्वल टू होता है I इंटू ए, होता है I इंटू ए। तो और यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर हम यूनिट की बात करें तो देख लेते हैं, तो m की यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, और यहाँ वॉल्यूम है तो यह जाएगा मीटर क्यूब, से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर। नोट डाउन कर लीजिए, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, नेक्स्ट हेडिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यह है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन,
मैग्नेटाइजेशन याद रखना। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। थर्ड है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, किससे डिनोट करेंगे, एच से। ठीक है, सिंपल सा जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइज्ड, कैपेबिलिटी टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस बाय मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की, यानी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भरने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो लिख लेते हैं, द कैपेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग field to magnetize the substance is expressed by a vector H called magnetic intensity। क्लियर है? The magnetic intensity is defined as given expression। क्या है एक्सप्रेशन देख लेते हैं, H से डिनोट करेंगे तो H इज इक्वल टू होता है आई बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। ये होता है रिलेशन जिससे क्या क्या डिफाइन होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है ना, तो ये फील्ड की प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो क्या है, फील्ड की प्रॉपर्टी है। तो H इज इक्वल टू होता है B अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। इसकी भी यूनिट यहाँ से हम देख सकते हैं, आई की यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर होगी। क्योंकि सेम यूनिट ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर। तो यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। Put the next heading, magnetic permeability। फोर्थ है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और इसको हम डिनोट करेंगे म्यू से। ये किसके रेशियो के इक्विवेलेंट होता है, B अपॉन H। तो सिंपली इट इज
defined as the ratio of magnetic induction ब्रैकेट में भी लिख लेते हैं टू द, इससे पहले हमने क्या लिखवाया था H मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी दैट इज H denoted by म्यू, म्यू हो जाएगा का B अपॉन H। अगर हम यहां पर यूनिट की बात करें तो यूनिट देख सकते हैं, B की यूनिट हमने कहा था वेबर पर मीटर स्क्वायर और अपॉन में H की यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर पर मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा वेबर पर एम्पियर मीटर। तो फर्स्ट यूनिट हो जाएगी वेबर पर एम्पियर मीटर। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बी की यूनिट और हम जानते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है और इसका होता है एम्पियर पर मीटर से मीटर कैंसिल, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये दो यूनिट हो जाएंगी, ठीक है। फिफ्थ हेडिंग डाल दीजिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो सिंपली ये रेशियो होता है परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सिंपली इट इज defined as the ratio of permeability of magnetic substance परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब म्यू टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी को म्यू आर से डिनोट करेंगे, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू आर या रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है ना, क्लियर है। फॉर वैक्यूम म्यू आर की वैल्यू होती है 1। अगर हम फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की बात करें तो इफ म्यू आर क्या होगा 1 से लेस होगा तब सब्सटेंस क्या होगा डायमैग्नेटिक। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से लेस है तो डायमैग्नेटिक होगा, अगर 1 से ग्रेटर है तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और म्यू आर जो है 1 से काफी बड़ा है तो हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से।
चलिए फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं इसमें। Put the heading magnetic susceptibility. Susceptibility. So simply बेटा it is found that जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, सॉरी इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यानी आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एच के। और एच हमने इससे पहले क्या बताया है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे as the magnetic intensity of magnetization, as the intensity of magnetization increased magnetic intensity also increased, that is जो I होगा वो H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, that is intensity of magnetization is directly proportional to the magnetic intensity यानी हम लिख सकते हैं I proportional to H। क्लियर है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट ऐड होगा और उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I is equal to this, where इसे हम बोलेंगे काई, काई या चाई, कुछ भी बोल सकते हैं, काई KAI या चाई, वेयर जिसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वेयर काई is a constant which is known as magnetic susceptibility। क्लियर? which is known as magnetic susceptibility। अगर हम यहां से डिफाइन करेंगे तो आ जाएगा काई m इज इक्वल टू I अपॉन H, और यहां से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
defined as the ratio of intensity of magnetization to the magnetic intensity। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से इसको। यहाँ पर आई और एफ दोनों की सेम यूनिट है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कोई यूनिट नहीं होगी, ये क्या होगी, यूनिटलेस होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी। फटाफट से नोट कर लीजिए। और लास्ट टॉपिक हमको करवाना है आज की क्लास का, relation between relative permeability, रिलेटिव परमेबिलिटी को हम म्यूआर से रिप्रेजेंट करते थे, एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज काइम। पुट द हेडिंग। चलिए देखते हैं क्या रिलेशन है। तो सिंस वी नो दैट, तुम लोग जानते ही हो, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो आप लोग, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज गिवन बाय मैग्नेटिक since we know that magnetic intensity is given by क्या, H is equal to B upon mu naught minus I। ठीक है, तो यहां से अगर हम I की वैल्यू निकाल लेंगे तो I प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन म्यू नॉट, और यहां से B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I प्लस H। इतना क्लियर, H प्लस I कुछ भी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे पहले हमने अभी पढ़ा है कि I की वैल्यू क्या होती है, काई, H के इक्विवेलेंट होती है। तो सिंस I इज इक्वल टू क्या होता है, काई एम H के, काई एम H के, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, और H दोनों जगह आ जाएगा ना, तो H कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 प्लस कायम चूर्ण नहीं है आप लोग, और यहां से B अपॉन H इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस कायम की। B अपॉन H की वैल्यू क्या होती है, B अपॉन H की वैल्यू हमने इससे पहले करवाया, म्यू के इक्विवेलेंट होती है। तो सिंस म्यू इज इक्वल टू होता है B अपॉन H के, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस कायम, और म्यू अपॉन म्यू नॉट इधर ले आओ,
तो आ जाएगा 1 प्लस m, और म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा 1 प्लस m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से हमने आई को इधर ले गए, आई प्लस एच हो गया बी अपॉन म्यू नॉट, ठीक है ना। और यहाँ से क्या करेंगे, म्यू नॉट को इधर ले आए, बस आई की वैल्यू इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ रखा, आई इज इक्वल टू होता है काई एम एच के, क्लियर है। और यहाँ से यहाँ पे वैल्यू पुट की है, h कॉमन आ गया है, h को इधर ले आया तो b अपॉन h की वैल्यू क्या होती है, म्यू होती है, परमेबिलिटी ऑफ परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट किया है, म्यू अपॉन म्यू नॉट इधर ले आए, तो ये इसकी वैल्यू होती है r। आज की क्लास में इतना ही, इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, उसमें हम पढ़ेंगे रेटेंटिविटी, कोरेसिविटी, ओके, and hysteresis loss, yeah, hysteresis का। Thank you.